कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से कभी इधर और कभी उधर कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको अकेले लड़ना पड़े चुनाव। जदयू का जो वोट बैंक है और जो आरजेडी का जो वोट बैंक है, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होने जा रहा है। जदयू के भीतर इस बात पर सहमति नहीं है कि उनको गठबंधन चुनाव में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। जदयू की जो विरासत रही है वो संकट में चला गया है। जिसके साथ आप जा रहे हैं वो जंगल राज का पर्याय है कि लालू जी से लेकर के तेजस्वी तक लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे हुए हैं। तो क्यों नहीं मांझी जी को जेल भेजने का काम किया, क्यों नहीं चिराग जी को भेजने का काम किया, क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा को भेज पाए, क्यों नहीं पशुपति पारस को भेज पाए। केजरीवाल जी पर्दा लाखों रुपए का लगा रहे हैं। कुर्मी, कुशवाहा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आज डरे हुए हैं। बैंक डकैती की घटनाएं, ज्वेलर्स के यहाँ लूट की घटनाएं, डरने की बात सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद के लिए निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी का रूठना मनाना, आप सब कुछ खेल देखे। 2014 में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सीटें लड़ी थी, हम उतना या उससे ज्यादा सीटों पर हम एनडीए में लड़ेंगे। काराकाट सबसे महत्वपूर्ण सीट है, वहां से हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ेंगे। उसमें वाल्मीकि नगर है, उसमें जहानाबाद है, सीतामढ़ी है, झंझारपुर है, सुपौल है, इस तरह की कई सीटें हैं। जहानाबाद की सीट पहले भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में रालोसपा वहां से चुनाव जीत चुकी है। जहानाबाद भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी, हमने वो जीता था। हमारा वहां पे पार्टी का दावा बनता है कि जब हाजीपुर सीट को लेकर के जब फाइनल आ जाएगा कि ये लड़ेंगे, 40 सीट पर सभी लोग तैयारी करेंगे 400 प्लस सीटों के साथ, और बिहार की 40 सीटों के साथ हम उनको मैंडेट देने का काम करें। तो ये बांटने की जो राजनीति आरजेडी कर रही है और तेजस्वी जी के सहमति से जो हो रहा है, आरजेडी ने भी कम बदमाशी नहीं की नीतीश कुमार जी को बेइज्जत करने के लिए। लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में सीट शेयरिंग किस तरीके से होगा। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसा हुआ है, दूसरी तरफ एनडीए पर सबकी निगाहें हैं। इंडिया गठबंधन वाले नेता कह रहे हैं कि देखिए ना एनडीए के तरफ क्या हो रहा है, उधर किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ईडी के डर से डरे हुए हैं कि बोल देंगे तो ईडी का छापा पड़ जाएगा, और भाजपा उनको दबा कर रखी हुई है कि आपको हम जितना देंगे उतना पर ही लड़ना पड़ेगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में भैया बात करना जरूरी है कि आखिर क्या होगा। रालोजद के प्रवक्ता राहुल जी हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल इन्हीं से होगा कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से तय हो रहा है, और क्या सही में ईडी और सीबीआई से इतना डर है कि बोल ही नहीं पा रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या फिर हक ही नहीं जता पा रहे हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहले तो शशांक जी एक बात बहुत क्लियर कर लें कि कुछ पार्टियां जो खास करके भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं और कुछ समय पहले तक वो अपने को सबसे ईमानदार पार्टी भी कहते थे, और उस तरह की जो पार्टियां हैं वो ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का डर है, डराया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को। तो मेरा सिर्फ उनसे इतनी ही बात कहनी है कि बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार नीतीश कुमार जी के साथ थी, आज उनके तमाम मंत्री सत्ता से बाहर हैं। नीतीश कुमार जी के पास भी पुलिस है और तेजस्वी जी के पास भी है। तो मुझे तो नहीं लगता है कि पिछले 1 साल में बीजेपी के किसी भी पूर्व मंत्री, सांसद या विधायक पर किसी तरह का कोई छापा पड़ा हो। छत्तीसगढ़ में भूपेल साहब मुख्यमंत्री रहे 5 साल तक, तो बीजेपी के कितने नेताओं के यहाँ छापा पड़ा। आपने कहा कर्नाटक में कि भ्रष्टाचार का जो है 40% कमीशन खोरी हो रहा है, सरकार आए हुए तो 6 महीने हो गए। आप बताइए मुझे बीजेपी के कितने नेताओं पर कार्रवाई हुई या एनडीए के कितने नेताओं पर कार्रवाई हुई। देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं जो सिर से पैर तक या कहिए नख से सिख तक अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं। और केजरीवाल जी हों या तेजस्वी जी हों, इन्होंने एक स्वप्न दिखाया बिहार के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को, और उसकी परिणति ये हुई कि लालू जी से लेकर के तेजस्वी तक आज लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे हुए हैं। केजरीवाल जी पर्दा लाखों रुपए का लगा रहे हैं, टॉयलेट सीट लाखों रुपए का लगा रहे हैं। ये वही केजरीवाल जी हैं जो रामलीला मैदान में कहते थे कि हम 1 रुपया भत्ता नहीं लेंगे, 1 रुपया वेतन नहीं लेंगे, लेकिन वो अपने टॉयलेट सोने की सीट बनवा रहे हैं।
तो जनता देख रही है राजनीति का असर क्या हो रहा है, राजनीति किस तरफ जा रही है। हमारे नेता चिराग जी मान लीजिए लोजपा से हैं, हमारे नेता कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं, मांझी जी भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए तो क्यों नहीं मांझी जी को जेल भेजने का काम किया, क्यों नहीं चिराग जी को भेजने का काम किया, क्यों नहीं उपेंद्र कुशवाहा को भेज पाए, क्यों नहीं पशुपति पारस को भेज पाए। आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो राजनीति और सिद्धांत के लिए बड़े बड़े पद छोड़ देने का काम करते रहे हैं। हमारे नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको याद होगा पिछले दिनों 1 साल पहले, 1.25 साल पहले जब गठबंधन हुआ था आरजेडी और जदयू में, उस वक्त से लेकर के छोड़ने तक, जब हम लोगों ने मार्च में छोड़ा था, कई बार हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देने की कोशिश की कि आपके इस फैसले से जदयू की जो विरासत रही है वो संकट में चला गया है। कुर्मी, कुशवाहा, धानुक, अति पिछड़ा, सामान्य वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आज डरे हुए हैं। आप गांव-गांव चले जाइए, पटना जैसे शहर में भी एक तरफ इन्वेस्टर मीट होता है तो दूसरी तरफ कत्लो आम की घटनाएं होती हैं, बैंक डकैती की घटनाएं, ज्वेलर्स के यहाँ लूट की घटनाएं, किसी के घर में जाकर के अपहरण की घटनाएं या स्कूल से बच्चे उठा लेने की घटनाएं, 1 दर्जन नहीं सैकड़ों मामले पिछले 1 साल में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मामले आप देख चुके होंगे। हम लोग बार बार ये बात कहते थे कि जिसके साथ आप जा रहे हैं वो जंगल राज का पर्याय है, और जैसे ही उसके साथ आप सरकार बना रहे हैं या उसको आप उत्तराधिकारी घोषित किए, उसी दिन से इस बिहार के अंदर जो लोग भी क्राइम में थोड़े बहुत भी लिप्त थे उसको एक खुला मैदान मिल गया। और ऊपर से जो शराबबंदी का जो असफल होना है उसमें पुलिस को और जो अपराधियों का जो एक नेक्सस क्रिएट हुआ है उससे लाखों रुपए नहीं अरबों रुपए की कमाई हो रही है सत्ता में बैठे लोगों को। तो ये डरने की बात सिर्फ वो लोग कर रहे हैं जो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमारा जो गठबंधन है बहुत क्लियर है कि हमारी तरफ से तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद के लिए निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और वो तीसरी बार बनेंगे। हमारी तरफ से नेता को लेकर के कोई बहस, कितना सीट रहेगा चुनाव लड़ने के? नेता को लेकर के कोई बहस नहीं है। जो बहस आप महागठबंधन में या INDIA गठबंधन में आप देख रहे हैं, चौथी बैठक हुई उसमें कभी खड़गे जी, कभी नीतीश जी, उसका नीतीश जी का रूठना मनाना, आप सब कुछ खेल देखा क्या होगा। देखिए, हमने कई मौकों पर यह बात कही है कि 2014 में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो सीटें लड़ी थी, हम उतना या उससे ज़्यादा सीटों पर हम एनडीए में लड़ेंगे। और जब हम लोग एनडीए में गए हैं, हम लोग मार्च के बाद जब हम लोग जदयू से अलग हुए तो हमारी बातचीत हुई बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, उसमें प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात है, उसमें नड्डा जी से मुलाकात है, उसमें अमित शाह जी से भी मुलाकात है, और जो हमारा डिमांड है हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। अब इस पर हम लोग बार बार बात करें इसका कोई मतलब नहीं है। काराकाट, जहानाबाद और सीतामढ़ी, जिन सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें काराकाट सबसे महत्वपूर्ण सीट है। वहां से हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़ेंगे। उजियारपुर से भी लड़े थे? नहीं, वो लड़ेंगे काराकाट से। अच्छा, ठीक है। उजियारपुर इस बार हमारी प्राथमिकता में नहीं है, उसको आप बड़े भाजपा के नेता है तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि बड़ी पार्टी बीजेपी है और वो सिटिंग बीजेपी की है, तो अनावश्यक कोई गतिरोध पैदा करना गठबंधन के हित में नहीं है। तो हमारे नेता ने बहुत क्लियर कर दिया। दूसरा, जिन सीटों पर हम लोग दावा कर रहे हैं उसमें वाल्मीकि नगर है, उसमें जहानाबाद है, सीतामढ़ी है, झंझारपुर है, सुपौल है, इस तरह की कई सीटें हैं। हम लोग लड़िएगा, देखिए कोई भी नहीं, सुनिए मेरी बात पहले। मैंने कहा 3 सीट लड़ेंगे, मैंने कहा 4 सीट लड़ेंगे, तो क्या ऐसी परिस्थिति बनेगी कि जो सीट हम मांग रहे हैं ठीक वही सीटें मिलेंगी? तब तो हो सकता है कि जो सीट हम मांग रहे हों कुछ सीटें उसमें हो सकता है लोजपा भी मांग रही हो सकता है कि बीजेपी भी लड़ना चाहती हो उस पर। तो हमने संभावित 8 सीटों का लिस्ट दिया है। 8 सीट जी, उसमें हम 3, 4, 5 तक जाएंगे। ठीक है, तो हमारा तय बात है कि हम तैयारी ज़्यादा सीटों पर करेंगे। उसमें जो संभावित सीटें हैं जो मैंने बताया आपको, जहानाबाद पे पेच तो फंस जाएगा फिर चिराग पासवान और आप में, तो किसको कौन सा मिलेगा सीट? जहानाबाद में पेच फंसेगा। देखिए, ये तो अरुण कुमार सिन्हा आपके पार्टी से एक बार सांसद रहे। मेरी बात सुनिए, जहानाबाद की सीट पहले भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में रालोसपा वहाँ से चुनाव जीत चुकी है। ठीक है कि अरुण कुमार जी आज लोजपा के अंदर हैं, लेकिन कैंडिडेट से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रभाव का वोट।
माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रभाव पूरे बिहार के अंदर है। उसमें एक जहानाबाद भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट थी, हमने वो जीता था। हमारा वहाँ पे पार्टी का दावा बनता है, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि वो सीट हमें मिलेगी, लेकिन हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि हमें ही सीट मिलेगी। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झंझारपुर सीट हमें ही मिलेगी, मैं ये कभी दावा नहीं कर रहा हूँ कि हम सुपौल एकदम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमने 8 सीट का लिस्ट दिया है, और जब गठबंधन दल के सभी साथी बैठेंगे, बातचीत के टेबल पर बैठेंगे, 1 to 1 सभी सीटें फाइनल हो जाएंगी। अगर हमें कुछ सीटें छोड़नी होंगी तो छोड़ेंगे, गठबंधन साथी का अगर दावा मजबूत होगा तब उन सीटों को छोड़ेंगे, इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है। आप मीडिया के साथी सिर्फ इसको एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन एनडीए के किसी भी दल के बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं आपको यहाँ तक दावा करता हूँ कि जब हाजीपुर सीट को लेकर के जब फाइनल आ जाएगा कि ये लड़ेंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो रालोजद हो, चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, चाहे वो पारस जी की पार्टी हो, चाहे वो चिराग जी की पार्टी हो, सब लोग एक स्वर से 40 सीट पर सभी लोग तैयारी करेंगे, और गठबंधन दल में जिसको जितनी सीटें मिलेंगी, जिसको जितनी भागीदारी मिलेगी, उस पर सभी सीटों पर हम मजबूती से लड़ेंगे और कहीं कोई विवाद नहीं होगा। और फाइनली हम लोग बिहार के अंदर 40 सीट एनडीए जीत करके नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे, उनको तीसरी बार 400+ सीटों के साथ और बिहार की 40 सीटों के साथ हम उनको मैंडेट देने का काम करेंगे। तरीके से कह रहे हैं, आपका जो बोलने का तरीका है कि 40 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे, आप इंडिया गठबंधन को इतने हल्के में ले रहे हैं। राजद है, जेडीयू का 16 सीट है, राजद मजबूत है, कांग्रेस की 1 सीट है, वो तैयारी कर रहे हैं। मतलब आप इतना मजबूती से बता रहे हैं कि 40 जीतेंगे, जैसे आप जीत ही लेंगे। देखिए, बहुत चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने जदयू छोड़ा था, जो आशंका हम लोगों ने व्यक्त किया था, वो आज आशंका फलीभूत हो रहा है। आज जब नीतीश कुमार जी दिल्ली जाते हैं, अपने सांसदों से मिलते हैं, तो 13 सांसद उनसे मिलते हैं और वो सभी कहते हैं कि आपने या हमने वो गलत फैसला लिया और हमको इस गठबंधन से बाहर जाना चाहिए। आनन फानन में वहाँ पहुँचते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और वहाँ जितनी बातें होती हैं और उसके बाद जिस तरह से उनका इस्तीफा आता है, बहुत क्लियर है कि जदयू तो गठबंधन छोड़ दीजिए, जदयू के भीतर इस बात पर सहमति नहीं है कि उनको गठबंधन चुनाव में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। बहुत संभव है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से कभी इधर और कभी उधर कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको अकेले लड़ना पड़े चुनाव, बहुत संभव है। 2014 की तरह हो सकता है कि उनको अकेले बिहार के अंदर चुनाव लड़ना पड़े, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता भारी संकट में है। आप देखिए, पिछले 20-25 दिनों से तेजस्वी जी के साथ उनका कोई संवाद नहीं है। कल दिल्ली के अंदर आप बोलते हैं महागठबंधन सीटें बिल्कुल मिलते होंगे, आपको लगता होगा कि मिलते होंगे, लेकिन आप बताइए दिल्ली के अंदर कल बैठक हुई आरजेडी और कांग्रेस की, क्या जदयू उसमें था? आप जदयू से जब कोई बातचीत होती है तो लेफ्ट पार्टी का बयान छपा है कि जदयू से जब हमने कहा कि भाई सीटों पर बातचीत हो तो उन्होंने कहा कि आप आरजेडी से बात करिए। परसों विजय चौधरी जी ने कहा कि कांग्रेस ने अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं किया, इससे महागठबंधन को बहुत नुकसान हुआ, ये अक्टूबर में ही बढ़ जाना चाहिए था। तो अगर तमाम नेताओं को, अगर आप जदयू के तमाम नेताओं को सुनेंगे और आरजेडी के नेताओं को आप सुनेंगे, आप देखिए आरजेडी ने भी कम बदमाशी नहीं की नीतीश कुमार जी को बेइज्जत करने के लिए। आज सुनील कुमार जी कहाँ हैं? एक भी ट्वीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको डर हो गया कि कहीं नीतीश जी उनको छोड़ करके उनकी पार्टी को चले न जाए। आज जगदानंद बाबू के पुत्र बड़े तुर्रम खान नेता बनते थे, सुधाकर बाबू, रोज नीतीश कुमार जी को क्या नहीं कहते थे, और आज उनका एक भी ट्वीट, फेसबुक कोई प्रतिक्रिया देख लीजिए। आप लोग भी तो बड़ी लेकिन नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि जैसे मना रहे हैं कि भैया आ जाइए। ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी अगर एनडीए में आते हैं तो हमें तो सबसे पहले खुशी इस बात की होगी कि जो बात हमने 1 साल पहले कही वो बात आज सच साबित हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी को तो अपनी गलती पर पछतावा होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर श्री राम लला की मूर्ति स्थापित होने वाली है 22 तारीख को, और उसके अंदर एक आस्था का भी सवाल है, एक समर्पण का भी सवाल है, और बरसों से एक विवादित कोर्ट के माध्यम से जो फैसला आया, लाखों करोड़ों हिंदू और अल्पसंख्यक समाज के लोग भी
चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये चीज़ें हो जाए ताकि इस देश के अंदर शांति और तरक्की हो। लेकिन आरजेडी के पिछले 10 दिनों में आप बयान देख लीजिए, जिस तरह से मंदिर को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, ये लाखों करोड़ों जो बिहार वासी हैं, ये देशवासी हैं, उनकी आस्था और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और ये जो खिलवाड़ है वो नहीं समझ रहे हैं। आप इतनी ही बात, मैं नहीं कह रहा हूं किसी दूसरे धर्म पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन क्या इतना ही साहस आप अपने ही परिवार के एक सदस्य के धर्म पर, अपने ही इस देश का जो एक राम रहीम की जो एक तहजीब रही है, आप दूसरे किसी धर्म पर आप टिप्पणी इतना करके देख लीजिए। जिस बेशर्मी से आप एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको सेकुलर होना है। सेकुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक धर्म पर आप टिप्पणी करें, उस पर आप हमले करें। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि अगर हम गरीबी की बात करें तो मुसलमान धर्म का भी गरीब है तो उसका हम ध्यान रखें, हिंदू धर्म का भी गरीब है तो हम उसका भी ध्यान रखें। अगर नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपये किसानों को देने का काम किया तो क्या मुसलमान किसान को नहीं मिला? क्या अगर 5 लाख रुपए अगर स्वास्थ्य बीमा योजना उन्होंने एक कार्ड जारी किया, क्या मुसलमानों को, क्रिश्चियन धर्म को, बौद्ध धर्म के लोगों को, जैन धर्म के लोगों को नहीं मिला? क्या 10 करोड़ जो गरीबों को मकान मिला, क्या वो मुस्लिम, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को, ये क्रिश्चियन धर्म के लोगों को नहीं मिला? क्या योगी जी जब अन्नप्राशन कराते हैं तो क्या मुस्लिम बच्ची के मुंह में खीर नहीं खिलाते हैं? तो ये बांटने की जो राजनीति आरजेडी कर रही है और तेजस्वी जी के सहमति से जो हो रहा है, आप देखिए शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं, उसके बाद उनका विधायक क्या बोलता है, आज अनीता देवी का भी बयान जिस तरह से आया, तो ये तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जी खुद भी उस गठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं। जब नेता ही असहज महसूस कर रहा है, जो मेलोड्रामा पिछले 1 महीने में बिहार की राजनीति में हुआ है, तो न नीतीश कुमार जी के जो समर्थक जनता है वो आरजेडी को वोट करने जा रही है और न आरजेडी की जो जनता है वो नीतीश कुमार जी की पार्टी को वोट करने जा रही है। जो वोट ट्रांसफर एनडीए में जितना स्मूथली होगा सभी दलों का एक दूसरे को, वो बिल्कुल संकट में है। मैं ये बात बहुत जोर दे करके मैं ये बात कह रहा हूं कि बिहार के अंदर जदयू का जो वोट बैंक है और जो आरजेडी का जो वोट बैंक है, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं होने जा रहा है। और 2015 में भी आप गणना कर लीजिए, फिगर्स निकाल लीजिए, नीतीश कुमार जी ने वोट ट्रांसफर किया था आरजेडी को, लेकिन आरजेडी ने वोट नहीं ट्रांसफर नहीं किया, दिखा भी। तो निश्चित तौर पर इस बार वो खाई और चौड़ी हुई है। इसलिए एनडीए के सामने कोई तरह का कोई संकट नहीं है 40 सीट जीतने में। और बहुत स्पष्ट तौर पर मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी ज्यादा उछल कूद इधर से उधर करेंगे तो बहुत संकट है। वो ब्लैकमेलिंग की राजनीति से बिहार की जनता थक चुकी है और ये एनडीए भी समझता है और ये आरजेडी भी समझती है। बहुत संभव है कि नीतीश कुमार जी अकेले लड़ना पड़े, और अगर वो महागठबंधन में लड़ भी गए तो वोट न आरजेडी ट्रांसफर कराने जा रहा है और न नीतीश कुमार जी की जनता वोट ट्रांसफर करने जा रही है। तो देखिए, पूरा गुनागणित करके इन्होंने बता दिया कि कैसे वोट ट्रांसफर होगा और कैसे वोट ट्रांसफर नहीं होगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरीके से फंसेगा। सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, ना एनडीए में ना इंडिया में, लेकिन इंडिया वाले कह रहे हैं कि एनडीए वाले डर से नहीं बोल रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि आखिर डर कैसा है, किस तरीके से सामने वाले लोग डरे हुए हैं, ये लोग डरे नहीं हुए हैं। ये जितनी शांति से अभी हैं उतनी शांति से ही इनका सीट बंटवारा हो जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।